हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके मैंने आई थिंक से एक लेक्चर या दो लेक्चर बहुत पहले लिए होंगे, है ना। तो उसको अभी के लिए स्किप करते हैं और फिर से इसको रिकंटिन्यू करते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए केमिकल थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ये वैसे भी आपके फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों में ही ये चैप्टर होता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, ये तो वैसे आपके पास कहीं ना कहीं लिखी होंगी, मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम जैसा है ना, जैसे कुछ भी मान लो कि एक वेसल है मेरे पास। ठीक है, ये एक वेसल है। ठीक है, तो ये जो वेसल है इसमें मैं इसकी जो ये लेयर है, बाहर की लेयर, ठीक है, बाहर की लेयर, इसको क्या बोलूंगा? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलूंगा? ये जो है इतना इतना वेसल जो है, इसको एक्चुअली में सिस्टम बोलूंगा। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बच गया, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बच गया बाहर, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम तो देखो ऐसा है, इसका डेफिनेशन कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे मैं अपना थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर सकता हूँ, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रोसेस चल सकते हैं। ठीक है, कोई अलग अलग प्रोसेस है, वन बाय वन मैं देखूंगा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रोसेस चल सकते हैं, इस पे हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बाउंड्री क्यों बोलेंगे? क्योंकि बाउंड्री इसके अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को आइसोलेट कर रही है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को, ये ऐसे बोल सकते हो कि बाउंड्री जो है वो सिस्टम को और सराउंडिंग को बांट रही है, अलग अलग कर रही है, मिक्स नहीं होने दे रही। ठीक है, इसलिए इसको बाउंड्री बोलेंगे। और इन दोनों को छोड़ के जो भी इसका बाहर का स्पेस बचा है उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। सिंपल है, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग। इजी है। आई होप डेफिनेशन आपके पास होगी, तो मैं क्या इसमें लिखाऊंगा। आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, तो लिखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। सबसे पहला लिखते हैं कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? ठीक है, यहां से थोड़ा थोड़ा लेक्चर स्टार्ट होता है, पहले की बातें थ्योरी टाइप थी, इसमें इतना कुछ नहीं। बात करते हैं ओपन सिस्टम। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेसल है इस टाइप का, इसके अंदर वाटर है या फिर और कोई लिक्विड भरा हो सकता है। ठीक है, तो वाटर हो सकता है या फिर और कोई लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से यही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये वेसल है, ये किसका काम कर रहा है? वेसल। वेसल काम कर रहा है मेरा बाउंड्री का। किसका काम कर रहा है? बाउंड्री का। और वेसल प्लस लिक्विड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मतलब मैं इसको पूरे को बोलूंगा, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, और बाहर का जो भी है वो क्या है मेरा? सराउंडिंग। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं हम ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे? ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज हो सके, एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट।
ठीक है, जिसमें मेरा मास भी एक्सचेंज हो सके और हीट भी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ओपन सिस्टम है तो टेम्परेचर इसका ऑब्वियसली बात है चेंज हो सकता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा क्योंकि ओपन है। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो अंदर का भी कम होगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर का भी बढ़ जाएगा। ओपन सिस्टम है, हीट ट्रांसफर हो सकती है इजीली। हीट के साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो इसको मैं बॉईल कर दूं तो वेपर बनेगी और वेपर बाहर की तरफ निकलने लगेगी। ठीक है, पानी को बॉईल करते तो क्या होता है? वेपर बाहर की तरफ निकलने लगती है, मतलब यहां से कुछ मास उठ के बाहर चला गया, तो मास भी ट्रांसफर हो सकता है और इसमें हीट भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ओपन सिस्टम। सेकंड में लिखता हूं, सॉरी, सेकंड में लिखता हूं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे? जिसमें मेरा जो सिस्टम है वो क्लोज हो पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें मेरा सिस्टम जो हो वो क्या हो? क्लोज हो पूरी तरीके से। इसके अंदर मान लो कोई लिक्विड है, तो बताओ इसमें किस किस का एक्सचेंज हो सकता है? क्या मास का एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं, मास का एक्सचेंज कैसे होगा? एक बंद है, डिब्बा है, बंद है, तो मास बाहर कैसे जा सकता है? चाहे गर्म करो, चाहे ठंडा करो, चाहे कुछ भी करो, मास बाहर जा ही नहीं सकता। बाहर क्या जा सकता है? ओनली हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का इसमें ट्रांसफर हो सकता है। ये वाली जो लेयर है ये हीट कंडक्टिंग है। ठीक है, तो मेटल की बनी है तो हीट वगैरह आराम से ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है भाई, मान लो कि मेरे पास कुकर है, प्रेशर कुकर है जो घर में यूज होता है। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर कम रहता है तो हीट तो चेंज हो ही सकती है, मास भले ही ना चेंज हो। ठीक है, मास कब चेंज होता है? एज्यूम कर लेता हूँ कि उसमें सीटी वगैरह नहीं है, पैक है पूरी तरीके से, तो उसमें से मास चेंज होगा ही नहीं, खाली हीट कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? एक क्लोज्ड सिस्टम का। ठीक है, और मान लो नॉर्मल आप पानी बॉईल कर रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ओपन सिस्टम का। ठीक है, चलो इसमें अगर फिर से डिफाइन करना चाहो तो कर दो। इसको क्या बोलूंगा? बाउंड्री। बाउंड्री क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलूंगा? बाउंड्री। और ये पूरा मिलकर क्या बनाएगा? सिस्टम। ठीक है, और बाहर का जो भी बच गया स्पेस उसको क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। उसको क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। ठीक है, थर्ड देखता हूं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे? जिसमें ना तो मेरी हीट ट्रांसफर हो सके ना मेरा मास ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ना तो मेरी हीट एक्सचेंज हो ना मेरा मास एक्सचेंज हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो लिख देते हैं नो एक्सचेंज, दूसरे पेन से लिखते हैं। क्या लिखें? नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट। इसमें मेरी मास भी चेंज ना हो और हीट भी चेंज ना हो, मतलब एक्सचेंज ना हो सके, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वैसे ये पूरा 100% सही एग्जांपल तो नहीं है लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं। मान लो ये आपका थर्मोफ्लास्क है। ठीक है, जो आता है ना मिल्टन वाला या फिर सेलो का, जो भी आप यूज करते होंगे, थर्मोफ्लास्क है। ठीक है, लिख देता हूँ। ये क्या है आपका? थर्मो फ्लास्क या थर्मो बोतल, जो भी आप बोलते हो। उसमें देखो, अगर मैं इसको बंद कर दिया पूरी तरीके से, बोतल को बंद कर दिया, तो पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बोतल बंद है। ठीक है, साथ के साथ हीट भी नहीं जा सकती।
वैसे तो जाती है, अगर हम उसको लंबे टाइम तक रख लें, मान लो 1-2 दिन तक रख लें तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए, मान लो 10 मिनट 15 मिनट के लिए माने, तो हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए समझ सकते हो कि मास अंदर बाहर ना हो, मास चेंज ना हो और हीट भी उसमें चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारा पूरा यूनिवर्स, ठीक है। हमारा पूरा यूनिवर्स ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। जो यूनिवर्स है इसमें एक ही सन है, अर्थ है, ठीक है, मतलब जो भी सारे के सारे प्लेनेट वगैरह हैं, तो इस यूनिवर्स से बाहर एनर्जी नहीं जाती है कभी भी, ठीक है। इसकी एनर्जी अंदर ही रहती है, ना मास एक्सचेंज होता है, ना हीट वगैरह कोई एनर्जी का एक्सचेंज होता है यूनिवर्स से बाहर, ठीक है। तो हमारा जो यूनिवर्स है ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल चीजें थी, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। क्या लिख देता हूं, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहला लिखता हूं मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिख देते हैं इधर थोड़ा सा कि नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, की क्वांटिटी के ऊपर ये चीजें डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास पानी है, ठीक है। कितना पानी है, मान लेते हैं 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। इसका टेम्परेचर मैं लिख देता हूं, सपोज टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं आधा में कर देता हूं पानी को, ठीक है, आधा कर दिया तो ये कितना बचा, 500 ml, ठीक है। ये कितना बचा, 500 ml, ठीक है। मैंने इसको आधा किया तो क्वांटिटी आधी हो गई, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री था, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है, 100 ही है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों तरफ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा थोड़ी है कि भाई पानी आधा करने से टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा, या पानी मिलाने से टेम्परेचर भी उसका डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ मेरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जैसे 1 किलो लो, जैसे 10 किलो, जैसे 1000 किलो, कितना भी लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर कितना भी पानी लो, उसको आधा करने पे टेम्परेचर आधा नहीं होगा। इसको जैसे फर्दर आप आधा करोगे, इसको फर्दर मान लो आप 250 ml, और एक और फ्लास्क ले लिए, ये भी कितना है 250 ml, तो इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। 100 डिग्री था, 100 डिग्री है, यहाँ भी 100 है, फिक्स है सब जगह, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो इसके, एग्जांपल देखो, टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर लिख सकते हो आप, डेंसिटी लिख सकते हो, डेंसिटी भी फिक्स होती है
इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्वांटिटी। टेम्परेचर, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ले लो। और क्या करेंगे, देखो मैं देख के बता देता हूँ, उसके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन एंड प्रेशर हो गया। प्रेशर भी सही बात है, प्रेशर भी सही है, प्रेशर ले लो। प्रेशर, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप नोट करें। ठीक है, चलो तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसमें और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं क्या? और कुछ एग्जांपल तो नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? उसमें क्या हो रहा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें जो मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लिख दो क्या, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, ये कितना 1 kg का है। ठीक है, 1 kg का है, इसको मैं बराबर बराबर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। इसका मास कितना होगा? 500 ग्राम। इसका कितना होगा? 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम होगा दोनों का। तो यहाँ पे जो मेरा मास था वो कितना था? 1 kg था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मास है वो हाफ हो चुका है, वो हाफ हो चुका है। पहले 1 kg था, बाद में 500 ग्राम ही बचा है। मतलब क्वांटिटी को आधा करने पे मेरा मास भी आधा हो जा रहा है। तो ये मेरी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हो आप इसके। सिंपल सी बात है, आधी करने पे कोई भी चीज आधी होता है। ठीक है, आधी करने का मतलब नहीं है, सीधी सी बात ये कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करें। क्वांटिटी कम ज्यादा होगी तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो, मास तो लिख ही सकते हो। मास लिख लो, नंबर ऑफ मोल लिख लो। ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, मास, नंबर ऑफ मोल, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और कुछ है तो एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफकोर्स आधी हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और वॉल्यूम लिख सकते हो आप। ठीक है, वॉल्यूम, ये सब चीजें हैं जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, इसको चेंज करोगे तो मास चेंज होगा ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स हो गए होंगे, इसको हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, सब चीजें डिपेंड करेगी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इजी है। इंटेंसिव किसको बोलेंगे? जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी वेरी करने पे प्रॉपर्टी का वैल्यू भी चेंज होता है। और मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड
नहीं करेगी, चाहे कितना भी मान लो वो चीजें सॉरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी। मैंने उल्टा बोल दिया। इंटेंसिव किसको बोलेंगे? क्वांटिटी चेंज करने पर वैल्यूज चेंज ना हो, मैंने उल्टा बोल दिया। और एक्सटेंसिव किसको बोलेंगे? क्वांटिटी चेंज करने पे वैल्यूज चेंज हो जाए, तो उसको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बोलेंगे। ठीक है, चलो तो मैं एक दो डेफिनेशन और लिख देता हूं इधर। जैसे बात करता हूं मैं स्टेट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की, तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, पूरे चैप्टर में आपको यूज आएंगी, इसलिए मैं बताता हूं। बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्टेट फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होगा? ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होगा? स्टेट फंक्शन क्या होगा, देखो सीधे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये पॉइंट कोई एक ए है, ठीक है, ये पॉइंट कोई एक बी है। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। कहाँ जाना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। मुझे इतना ही मतलब है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे भी जाओ, ठीक है, यहाँ से चाहे इधर दौड़ के जाओ, इधर जाओ, कहीं जाओ, यहाँ कहीं भी घूमो, एट द एंड मुझे कहाँ पहुंचना है? पॉइंट बी पे। ठीक है, एट द एंड मुझे कहाँ पहुंचना है? पॉइंट बी पे। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्टेट फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो दो पॉइंट के डिफरेंस पे डिपेंड करे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मुझे मतलब नहीं कैसे गया हूँ। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेट फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपने एक चीज देखी है कि बहुत जगह डेल्टा टी जैसी टर्म सुनी हुई है ना, डेल्टा टी। डेल्टा टी इसको क्या लिखता हूं मैं? T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, आप जो भी लिखते हो। ठीक है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि वेसल है, इसका टेम्परेचर पहले कितना था? मान लेते हैं कि इसका पहले था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी क्या लिखूंगा बताओ? डेल्टा टी क्या लिखूंगा? 100 माइनस 50। कितने का डिफरेंस आया? डेल्टा टी 50 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भाई 50 से 100 पे कैसे गया होगा, वो उसकी टेंशन है। ठीक है, वो उसकी टेंशन है। कैसे टेंशन है? मान लो 50 से पहले 100 गया होगा, 100 से 200 गया होगा, 200 से 1000 गया होगा, 1000 से फिर से 500 आया होगा, 500 से फिर से ये 100 पे आके रुक गया होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? T2 माइनस T1, खाली दो चीजों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, खाली दो चीजों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलता हूं मैं? स्टेट फंक्शन की दो स्टेट पे डिपेंड करे, पहला स्टेट और मेरा फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। आई बात समझ में? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। ठीक है, सेम ले लो, जैसे प्रेशर मान लो, इधर लिख दूं क्या? जैसे मान लो प्रेशर है, प्रेशर को मैं डेल्टा पी लिखता हूं, तो इसको क्या लिखता हूं? P2 माइनस P1। ठीक है, मान लेते हैं एक वेसल है, पहले इसका प्रेशर था 1 बार। ठीक है, बाद में इसका प्रेशर कितना हो गया? 2 बार। अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि 1 बार से 2 बार में कैसे पहुंचा, बस मुझे इतना पता है पहले 1 बार था, बाद में मेरा 2 बार हो गया। तो डेल्टा पी क्या लिखूंगा बताओ? डेल्टा पी इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आया? 1, मतलब 1 बार का डिफरेंस इसमें है। ठीक है, पहला स्टेट में 1 बार था, सेकंड स्टेट में 2 बार हुआ। अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि 1 से वो 2 डायरेक्ट सीधा ही गया होगा। ठीक है, कि 1 से बढ़ता 2 पे पहुंच गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 1 से 5, 10, 11, 12 कितना भी हुआ होगा, लेकिन एट द एंड आके वो 2 बार पे रुका। ठीक है, तो दो चीजों में डिफरेंस जितना भी बनता है वो मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सिंपल है, टेम्परेचर लिख लो, प्रेशर लिख लो, वॉल्यूम लिख लो, बस इसी टाइप के कुछ एग्जांपल हैं
एग्जाम्पल कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी जो जो आपके चैप्टर में आगे आगे आते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ मेरा पहला स्टेट फंक्शन, बढ़िया तरीके उसको क्या है, स्टेट फंक्शन। सेकंड देखते हैं, सेकंड पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे फंक्शंस, प्रॉपर्टीज जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। मुझे ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है, तो कैसे जाना है वो डिपेंड करेगा। मान लो मैं सीधा गया हूं तो ये पाथ मेरा P1 मान लो, ऐसे गया हूं तो ये पाथ P2 मान लो, ऐसे घूम के गया हूं तो ये पाथ मेरा P3 मान लो। तो यहाँ पे जो मेरे प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है कि भाई मैं कैसे गया हूँ, P1 वाले पाथ से गया हूँ, P2 वाले पाथ से गया हूँ या फिर P3 वाले पाथ से गया हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल वर्क, मुझे काम करना है, कोई भी काम करना है, ठीक है। तो मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर को मुझे यहां से यहां ले जाना है, ठीक है। मुझे यहां से यहां ले जाना है, यहां से, ठीक है। तो कैसे कैसे ले जा सकता हूँ, यहां से ऐसे ले जा सकता हूँ, पहुंच गया, यहां से ऐसे घुमा के ऐसे करके मैं ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस था यहां से यहां ले जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा होगा, क्या इस वाले मेथड में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा? अरे बात समझ में, मुझे इस डस्टर को यहां से उठा के यहां पहुंचाना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाना है। इसको बोल दो पॉइंट ए और इसको बोल दो पॉइंट बी, ए से बी तक पहुंचाना है। तो एक पाथ क्या है मेरा, सीधा पहुंचा हुआ है, ये इसको बोल देता हूं पाथ P1, ठीक है। दूसरा पाथ क्या है मेरा, ऐसे घूम के आओ, इसको मैं क्या बोल लूं, P2, क्या बोलूं, P2। तो एक तो यहां से यहां पहुंच गया, मान लेते हैं इस प्रोसेस में मुझे वर्क W1 करना पड़ा होगा, यहां से यहां करने कुछ तो काम करना पड़ा ना मुझे। दूसरा P2 पाथ, इसमें मैं डस्टर को ऐसे घुमा के ऐसे करके यहां तक लेके आ रहा हूं, तो इसमें मुझे वर्क W2 करना पड़ा होगा, W2 करना पड़ा होगा। तो वर्क तो डिपेंड कर रहा है कि भाई एक में मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एक में मुझे कम काम करना पड़ रहा है, भले मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं, लेकिन वर्क की वैल्यू डिपेंड कर रही है, ठीक है। वर्क की वैल्यू डिपेंड नहीं, अरे आप सीधा देख लो ना भाई, आप मान लो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी यहां तक कुछ सामान पहुंचाना है, ठीक है। मुझे किसी दुकान पे कोई सामान पहुंचाना है यहां से यहां तक, तो मैं ऑटो वालों को बोलता हूँ भाई कि यहां से ऑटो ऐसे बन गया, यहां से यहां तक चले जा, तो इसके मान लो वो 10 रुपए लेता है, कितने लेता है, 10 रुपए लेता है। लेकिन मैं उसको बोलूं नहीं भाई तो ऐसे घूम के ऐसे जाना, ठीक है, तो उसके कितने देगा, मान लेते हैं कि उसको 50 रुपए लेगा, मान लेते हैं इसके कितने रुपए लेगा, 50 रुपए लेगा। तो इसने ज्यादा काम किया, ठीक है, भले ही पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाया हो। तो यहाँ पे मेरा जो रास्ता है वो डिपेंड कर रहा है काम के ऊपर कि भाई मुझे उस प्रोसेस में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो काम की वैल्यू या वर्क की वैल्यू डिपेंड करती है मेरी कि मैं किस पाथ से जा रहा हूं, ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे। जैसे और एग्जांपल ले लो, हीट ले सकते हैं, इसके थोड़े ही एग्जांपल है। तो एक तो आपका वर्क हो गया, क्या हुआ, एक तो वर्क और एक मान लो हीट, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें थी फंक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, सिस्टम के बारे में मैंने बात की है, तो आप इसको नोट करें एक बार जल्दी से, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, हम कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं, जितने प्रोसेस आज हो पाएंगे आज पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो
इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। हम आज कितनी 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, बाकी की प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमको पढ़नी है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक से। तो ऊपर लिख देता हूं मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पहले लिखो इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें मेरा मास, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें जो मेरी हीट है एडियाबेटिक प्रोसेस में, हीट का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, हीट का एक्सचेंज ना हो, जितनी उसमें हीट है उतनी फिक्स रहे हीट उसमें एक्सचेंज ना हो। ठीक है, तो इसमें सिंपल लिख देता हूं मैं dq इक्वल टू 0। ठीक है, छोटी छोटी प्रोसेस है एडियाबेटिक। दूसरे लिख देता हूं मैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा, dt इक्वल टू 0। dt इक्वल टू 0 मतलब टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, इसमें क्या फिक्स होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा, आइसोथर्मल। तीसरी आइसोबैरिक। आइसोबैरिक किसको बोलूंगा, जिसमें मेरा प्रेशर, सॉरी आइसोबैरिक, हाँ, जिसमें मेरा प्रेशर फिक्स हो, जिसमें मेरा dp 0, मतलब इसमें प्रेशर कितना हो, कांस्टेंट। फोर्थ लिखता हूं मैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इसमें क्या होगा, मेरा वॉल्यूम कितना हो, 0 हो, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो। dV मतलब चेंज इन प्रेशर, जैसे लिखता हूं dV मतलब चेंज इन प्रेशर, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ये कितना होना चाहिए, 0, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ है, वो आप देख लो कैसे होगा। इधर मान लो प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। हाँ, ठीक है, तो देखो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर का वैल्यू 0 है, आइसोबैरिक है क्या, जिसमें प्रेशर 0 है, मतलब प्रेशर में चेंज नहीं है। तो मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ऐसे चलता जा रहा हूँ। तो ये प्रेशर को, ये कौन सा प्रोसेस हुआ मेरा, कौन सा प्रोसेस हुआ, ये वाला आइसोबैरिक, इसमें प्रेशर में चेंज नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम चेंज 0 है, ये वाला है आइसोकोरिक। मतलब इसको ऐसे कर दो, वॉल्यूम 0 है मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम था, यहाँ पे जितना वॉल्यूम था, यहाँ भी उतना ही वॉल्यूम है। तो प्रेशर चेंज हुआ तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को आइसोकोरिक, इसको क्या बोलूंगा, आइसोकोरिक। और 2 ग्राफ आप लोग बनते हैं, या इसको क्या बोलूंगा मैं, एडियाबेटिक और एक और कौन सा बच गया, आइसोथर्मल बच गया क्या, तो ये वाला होगा मेरा आइसोथर्मल। ये कैसे आएगा ग्राफ, देखो पहला वाला तो सिंपल है, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब जिसमें मेरा dp 0 हो, प्रेशर में चेंज 0 हो। तो भाई यहाँ पे देखो प्रेशर फिक्स है, जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी है, सेम प्रेशर है। ठीक है, अगर आइसोकोरिक की बात करूं, आइसोकोरिक क्या है, dV 0 मतलब वॉल्यूम में चेंज 0, तो जितना इस पॉइंट पे वॉल्यूम है उतना इस पॉइंट पे वॉल्यूम है। ठीक है, बाकी ये दोनों ग्राफ कैसे हैं ये हम आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।